हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों में किन बिंदुओं को लेकर समानताएं तथा किन बिंदुओं को लेकर असमानताएं या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल से। निर्वाचक मंडल का अर्थ होता है कि वे लोग जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनने में उनकी भूमिका होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो देश के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, जो लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं, वे कौन लोग होते हैं। तो सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर तथा देश की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, अर्थात वे राष्ट्रपति को वोट करते हैं। यहाँ पे नोट यह करना होता है कि स्टेट असेंबलीज तथा देश की पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। अब हम चर्चा के अगले क्रम में ये देखते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग राइट्स कब मिले। तो इन दोनों विधानसभाओं के एमएलएज को वोटिंग राइट्स मिले 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंडर आर्टिकल 54। अब हम बात करते हैं कि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उसके निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो नोट ये करना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट असेंबलीज की कोई भी भूमिका नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में देश की पार्लियामेंट के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड तथा नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात सरल शब्दों में इसको ऐसे समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि देश के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो देश के राष्ट्रपति को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको हिंदी में हम कहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जनसंख्या की बहुलता के आधार पर देश के राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब ये जनसंख्या की बहुलता का अर्थ ये होता है कि जो स्टेट असेंबलीज के जो एमएलए होते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, उन एमएलएज के वोट की वैल्यू डिपेंड करती है उस स्टेट की जनसंख्या पर। इसको सरल शब्दों में हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा है तो उस स्टेट असेंबलीज के एमएलए के वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में अधिक होगी, तथा अगर स्टेट की जनसंख्या कम है तो उस स्टेट असेंबलीज के एमएलए के वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में कम होगी। वो जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कोटा प्रणाली अपनाई जाती है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट की वैल्यू काउंट नहीं की जाती है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है, इसके चुनाव में वोट करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्टेड तथा नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के सदस्य हैं। और ये जो एमपीज होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा हो, इन सभी एमपीज के वोट की वैल्यू उपराष्ट्रपति के चुनाव में सेम या इक्वल होती हैं। अब हम बात करें कोटा प्रणाली, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोटा प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। अब चर्चा के अगले क्रम में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है लोकसभा का महासचिव या सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा का महासचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। अब हम बात करते हैं कि देश के अंदर कार्यपालिका का प्रमुख या हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होता है। तो देश में कार्यपालिका का प्रमुख अंडर आर्टिकल 53 देश का राष्ट्रपति होता है। वहीं अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो अंडर आर्टिकल 64
अनुच्छेद 64 के द्वारा जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि जब देश के उपराष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 65 के द्वारा जब राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहे होते हैं तो उस दशा में वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल या उनकी पदावधि कितनी होती है। तो जिस दिन से राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया होता है उस दिन से 5 वर्ष तक की अवधि राष्ट्रपति के पद के लिए होती है और इस बात का उल्लेख हमें मिलता है आर्टिकल 56(1) के अंदर। यहाँ पे नोट ये करना होता है कि इस पदावधि से पहले भी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया या पद छोड़ सकता है राष्ट्रपति। अगर बात करें उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होती है जब से उसने पद को ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन या त्याग पत्र किसको देते हैं। तो अंडर आर्टिकल 56(1)(a) देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना लिखित त्याग पत्र देते हैं और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि अंडर आर्टिकल 56(2) उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल लोकसभा के स्पीकर को देनी होती है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना लिखित त्याग पत्र देते हैं अंडर आर्टिकल 67(a) और राष्ट्रपति को ये सूचना किसी को भी नहीं देनी होती है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रपति को संविधान की अवहेलना की दशा में, वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दशा में अंडर आर्टिकल 56(1)(b) महाभियोग या इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन या उल्लेख हमें मिलता है अंडर आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, और अगर उस विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव को लोकसभा ने अपनी सहमति दे दी होती है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है अंडर आर्टिकल 67(b). अब हम नेक्स्ट चर्चा के अगले क्रम में बात ये करेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति का जो पद होता है उसमें रिक्ति या वैकेंसी किन दशाओं में जनरेट हो सकती हैं। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है पदावधि की समाप्ति के कारण, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण, त्याग पत्र के कारण, महाभियोग की प्रक्रिया के कारण। अब ये पद के अंदर जो रिक्तियाँ होती हैं, यहाँ पे 2 केसेस हैं। हम इन 2 केसेस को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम केस लेंगे कि जो वर्तमान के जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं या जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पदावधि अगर समाप्त हो जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल 62(1) कहता है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उनकी पदावधि या कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो पाया है तो अंडर आर्टिकल 56(1)(c) 56(1)(ग) के द्वारा जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि राज अंतराल ना हो जाए, कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता है। अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का पद अंडर आर्टिकल 68(2) के द्वारा कितने भी समय के लिए खाली रह सकता है। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि पदावधि की समाप्ति या कार्यकाल की समाप्ति के अलावा वैकेंसी अगर किसी और कारण से जनरेट हुई है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र या रेजिग्नेशन दे दिया हो, महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया गया हो, या वर्तमान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, तो उस दशा में क्या किया जाता है,
उस दशा में देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही संभाल सकते हैं। और इस जिस दिन से राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हुई है या राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट हुई है, उस दिन से 6 महीने की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक या कंपलसरी होता है। और इस बात का उल्लेख हमें मिलता है अंडर आर्टिकल 62(2) के द्वारा। और अब हम चर्चा के अगले क्रम में बात ये करते हैं कि जो राष्ट्रपति जो होता है उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में। और बात करें उपराष्ट्रपति की तो उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाते। अब बात करते हैं हम नियुक्ति संबंधी अधिकार, अपॉइंटिंग राइट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो देश के राष्ट्रपति को होते हैं उन्हें कई प्रकार के नियुक्ति संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो नियुक्ति संबंधी अधिकार होते हैं ये उपराष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के जजों की संख्या, ये राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है, फिक्स की जाती है। नोट यहाँ पे यह करना है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या घटती बढ़ती रहती है मुकदमों की संख्या के आधार पर। वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या फिक्स होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम केवल संविधान की व्याख्या करना होता है और इस प्रकार के अधिकार उपराष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ जैसे अटॉर्नी जनरल का पद है, तो अटॉर्नी जनरल के पद के वेतन और भत्तों का निर्धारण देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पदों से जुड़े सैलरी तथा अलाउंसेस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इस प्रकार के कोई भी राइट्स जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के पास नहीं होते हैं। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वो ये होगा कि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो देश के प्रतिनिधि, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन के साथ साथ सभी राज्यों की जनता के भी प्रतिनिधि होते हैं। तो अगर वो देश के तथा अगर राष्ट्रपति देश के तथा देश की जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो उनके लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य होती है। तो अगर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनना है तो वो उस उम्मीदवार के पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित या इलेक्ट होने की योग्यता होनी चाहिए। अभी लोकसभा का एमपी इलेक्ट होने की योग्यता क्यों होनी चाहिए, हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे देश के अंदर स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर इन यूनियन टेरिटरीज, इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे चंडीगढ़ है, दादरा एवं नगर हवेली है, लक्षद्वीप है। इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर विधानसभा नहीं है। अगर विधानसभा नहीं होगी तो वहाँ पे एमएलए नहीं होंगे, अगर एमएलए नहीं होंगे तो वहाँ पे राज्यसभा के एमपी नहीं होंगे, क्योंकि राज्यसभा के एमपीओ का चुनाव तो राज्य विधानसभा के एमएलए के द्वारा किया जाता है। अगर ये कंडीशन होगी तो इन यूनियन टेरिटरीज, इन केंद्र शासित प्रदेशों के लोग तो अपने प्रतिनिधि के चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग ही नहीं ले पाएंगे। तो इस दशा से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया कि इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में किया कि जो राष्ट्रपति होंगे वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, क्योंकि जिन यूनियन टेरिटरी, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ से लोकसभा के एमपी तो निर्वाचित होते ही हैं और उन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उन यूनियन टेरिटरीज के लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए ये योग्यता राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अनिवार्य की गई है। अब हम बात करें कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता धारण की होनी चाहिए। अब दोनों की योग्यता में अंतर क्यों है?
क्यों? क्योंकि मूल रूप से या मुख्यतः जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना ही होता है, इसलिए दोनों की योग्यता में अंतर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की जो हमने तुलना की है, इस विषय से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहद रोचक विषय के साथ पुनः आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।